हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब पिछले दिनों से अपन रसायन के चैप्टर विलयन का अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा अणु संख्या गुणधर्म का पॉइंट था हिमांक में अवनमन। आज उसके हम तीसरे पॉइंट को पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आज जो हमारा मेनली हेडिंग है वाष्प दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोग स्क्रीन बोर्ड के ऊपर नजरें बनाए रखिएगा। जो थोड़ी मोड़ी आप लोग की कॉम्प्लिकेशन होगी, जो डाउट होंगे, आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं कि वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब क्या है उसको और पहले फोकस कीजिए। मान लीजिए कि किसी पात्र में आप कोई विलायक रखे हैं, द्रव रखे हैं, ठीक है, तो उष्मा पाकर या ऐसी अवस्था में जब उसके अणु अपने पृष्ठ छोड़कर ऊपर उठना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पास देखिए एक विलायक के लिए ग्राफ है और एक जो है विलयन के लिए चित्र बनाया हुआ है। तो जब किसी द्रव का जो अणु है यहाँ से उड़ना शुरू करेंगे, उठना शुरू करेंगे, तो इनके कणों के द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित जो बल है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। जब इसी विलायक में विलेय के कण डाल दिए जाते हैं, विलेय के कण बार बार आने से आप लोग ध्यान देंगे कि विलेय का मतलब है कि विलयन बनाने के लिए दो घटक का होना जरूरी है। एक वो घटक जो विलायक है और दूसरा जो विलायक में घोला गया है, उसी को क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो जब इस विलायक में विलेय के कण डाल दिया गया, जब विलायक का कण डाल दिया गया, तो विलेय के कण और विलायक के कणों में अन्योन्य क्रिया के द्वारा यहाँ पास आप देखेंगे कि इसका वाष्पन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। जब वाष्पन कम हो जाता है तो इसके द्वारा आरोपित बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में अक्सर विलयन का वाष्प दाब कम होता है जब विलेय अवाष्पशील हो। अगर विलेय भी वाष्पशील हो तो दाब तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर विलेय अवाष्पशील है तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके एक बार परिभाषा को पढ़ लीजिए कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ समयावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित दाब को शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। जिसका मतलब है कि जिस समय, अगर उदाहरण के तौर पर जल का बात किया जाए, तो जल का जब अणु जब ऊर्जा पाकर ऊपर उठ रहा है, इसका वाष्पन हो रहा है, मतलब यहाँ से गैसीय अवस्था में आना शुरू कर रहा है। तो ये गैसीय अवस्था और यहाँ का द्रव प्रवस्था, इन्हीं के साम्य अवस्था की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में द्रव के अणुओं द्वारा किसी भी पृष्ठ पर आरोपित जो बल है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोला जाता है। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है अणु संख्यक गुणधर्म है, जो इस परिभाषा के आधार पर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का आशय क्या है कि वाष्प दाब के आंकिक मान में या वास्तविक मान में कमी आना। तो कमी कब आता है, जब शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, तो वाष्प दाब में क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। ये कमी कितना होता है, इसके लिए जो है राउल्ट जो है एक नियम प्रतिपादित करते हैं। वो देखिए वो नियम क्या है, फिर से एक सरल शब्दों में सुन लीजिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। उस आपेक्षिक कमी, जो आपेक्षिक अवनमन है, जो गिरावट है, वो कितना है, इसके लिए राउल्ट द्वारा जो प्रतिपादित नियम है उसको एक बार देख लीजिए। राउल्ट क्या बोलते हैं कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आगे इस चीज को हम इसका गणितीय व्याख्या देखेंगे, तब देखिएगा राउल्ट के नियमों का कितना अच्छा से हम व्याख्या कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोलते हैं राउल्ट, जो राउल्ट बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए आप, कि विलयन का जो विलायक का वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम बात करें कि विलयन का जो वाष्प दाब है, शब्दों को आप लोग खासा ध्यान दीजिएगा, विलयन अलग शब्द है, विलायक अलग शब्द है। विलयन का वाष्प दाब जो है, मान लीजिए हम P से डिनोट कर रहे हैं और वो बराबर हो जा रहा है विलायक के वाष्प दाब के। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि जिस पात्र में आप विलायक लिए हैं, द्रव लिए हैं, जो द्रव लिए हैं, इसका पृष्ठ से अणुओं का उठना और किसी पृष्ठ पर सतह पर आरोपित बल ही क्या है, वाष्प दाब है। तो जो अभी अगर सिर्फ जल का बात किया जाए उदाहरण के तौर पर, तो जो वाष्प दाब है वो सीधे सीधे किसका है, विलायक का है। किसका है, विलायक का है।
अगर हम विलायक को घटक ए के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसके दाब को हम पी ए से डिनोट करते हैं। यदि हम बात करते हैं कि शुद्धतम अवस्था में जब विलय नहीं मिलाया गया है तब उसकी मानकता को P0A से डिनोट करते हैं। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया गया तो जैसा ही विलायक में विलय मिला दिया गया अब वो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन के वाष्प दाब को हम किससे डिनोट किए हैं, P से किए हैं। तो जो विलयन का वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब के बराबर क्यों है, इसलिए है क्योंकि विलयन बनने के बाद भी जो वाष्प दाब है वो सिर्फ घटक ए अर्थात विलायक के वजह से ही है, विलय के वजह से नहीं है। अगर विलय के वजह से रहता तो विलय के कणों का भी क्या होता, वाष्पन होता। लेकिन अवाष्पशील विलय में विलय के कणों का तो वाष्पन नहीं हो रहा है। तो जो विलायक के कणों का वाष्पन हो रहा है, जो उसका वाष्प दाब है वही क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। अर्थात जो विलायक का वाष्प दाब है वो पूर्णतः विलयन का वाष्प दाब ही होगा, क्योंकि विलयन का स्पेसिफिक कोई दाब विलय के वजह से नहीं है। अगर विलयन का जो भी वाष्प दाब है उसके विलायक के वजह से है, क्योंकि जो आप उसमें विलय मिलाए हैं वो तो अवाष्पशील है, उसका तो वाष्पन हो नहीं रहा है। सिर्फ किसका वाष्पन हो रहा है, विलायक का। तो जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब है। यदि हम बोलें कि विलायक का जो मोल प्रभाज है एक्स ए है, विलायक का मोल प्रभाज कितना है, एक्स ए है, तो राउल्ट के नियमानुसार जो विलायक का जो मोल प्रभाज होगा, तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर समानुपाती होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं। तो स्थिरांक को लगा देते हैं तो पी ए और पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स ए हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप जो है समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। शुद्ध विलायक के लिए जो कंडीशन है देखिएगा, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए जो कंडीशन है आप गौर से देखेंगे। शुद्ध विलायक के लिए तो देखिएगा, शुद्ध विलायक जब उसकी प्यूरिटी की बात किया जाता है उस समय जो पी ए है वो किस में डिनोट करते हैं, हम P0A में करते हैं। तो यहाँ पास जो हो जाएगा पी ए के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, देखिएगा P0A जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, P0A के। और देखिएगा सिर्फ अगर शुद्ध विलायक का बात किया जा रहा है तो उसका जो मोल प्रभाज होता है एक होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोल प्रभाज में आप परिभाषा में क्या बोलते हैं कि किसी विलयन में है ना, जिस घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसकी मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज बोला जाता है। तो अगर मैं निकालूं एक्स ए मोल प्रभाज, सिर्फ अगर जल है तो केवल उसकी मोलों की संख्या है, तो बट्टे में सिर्फ उसी की मोलों की संख्या की बात होगी, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय तो डाला नहीं गया है ना। तो ये Na कम Na कट के क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, है ना। जब एक ही हो जाएगा तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, एक होगा। अब समीकरण एक में इस वैल्यू को क्या कीजिए, आप पुट कीजिए। तो पी ए के जगह आप क्या लिख देंगे, P0A लिख देंगे। के आपका अपने जगह पर मौजूद है, एक्स ए है, एक्स ए का वैल्यू आपने क्या लिखा है, एक लिखा है। इनका जब गुणा हो जाएगा तो P0A बराबर क्या हो जाएगा, के कम के हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या है, पीए है ना। और यहाँ पास आप आएंगे तो इक्वल का निशान, यहाँ पास क्या है आपका, के है, और के का वैल्यू कितना आया है, P0A आया है, ठीक है। और यहाँ पास आपका क्या है, XA है। ये बात क्लियर हो गया। इसको आप चाहें तो समीकरण क्या मान लें, 3 मान लें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या होता है कि किसी भी विलयन में मान लीजिए कि विलायक के घटक को हम ए के रूप में डिनोट किए हैं। अब हम उसमें अवाष्पशील विलय मिला दे रहे हैं, उस विलय के घटक को हम एक्स बी के रूप में मान रहे हैं। तो बी के घटक को मान रहे हैं, जो अवाष्पशील विलय है उसको घटक बी मान रहे हैं, तो उसका भी कुछ मोल प्रभाज होगा। तो उसके मोल प्रभाज को हम क्या मान लिए हैं, एक्स बी। विलायक के मोल प्रभाज को क्या माने हैं, एक्स ए। तो किसी भी विलयन में दोनों घटकों का या कुल घटकों का मोल प्रभाज का योग जो होता है सदैव कितना होता है,
1 होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि XB को पक्षांतर कर दीजिए, मतलब अभी राइट साइड के बाईं ओर है, इसके राइट साइड के दाईं ओर ले जाइए, तो यहाँ पास क्या रह जाएगा, XA, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इसको आप चाहें तो समीकरण 4 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं कि समीकरण 4 से जो है आप, ठीक है, समीकरण 4 से आप जो है वैल्यू को समीकरण 3 में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए कि x ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 आपने यहाँ बनाया है, देखिए समीकरण 3 आपका कहाँ है, ये है, पी ए बराबर P0A XA। तो आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब वैल्यू को आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं PA और फिर क्या है P0A है, और उसके बाद क्या है XA है, और XA का मान आपने क्या निकाला है 1 माइनस XB। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1 माइनस XB लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये हो जाएगा PA, इसको जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो P0A का गुणा अंदर होगा, ये हो जाएगा P0A कम P0A, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P0A, और ये क्या हो जाएगा XB हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। इस PA को इस इक्वल साइन से दाहिनी ओर ले आइए, और माइनस P0A XB को इक्वल साइन से बाईं ओर ले आइए, तो इनका प्लस माइनस का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए P0A है, इसको इधर ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस PA हो जाएगा। ये माइनस P0A XB है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस P0A, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये XB हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है तिर्यक गुणा इसके नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा XB बराबर P0A माइनस PA बटे क्या हो जाएगा P0A हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है, जो आप अपने रसायन के पुस्तिका में आप देखे हैं और पढ़े भी हैं। एक बार और इसको रिवीजन कीजिए और इसको देखिएगा, ये आपका लिए फिर कितना सरल हो जाएगा। तो ये हो गया XB। तो जो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, और अणु संख्या गुणधर्म भी क्या कहता है, जो उसके भौतिक मतलब विलयन में जो कण है उनके ऊपर जो भौतिक गुण निर्भर करता है तो क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप से, इस प्रकार से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से किसी भी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण किया जा सकता है। कैसे किया जाता है देखिएगा, इसमें किया कैसे जाता है कि मान लेते हैं, एक बार और बढ़िया से आप देखते जाइए कि एक पात्र है जिसमें शुद्ध विलायक है अर्थात द्रव है, उदाहरण के रूप में जल है। तो मान लीजिए कि जल के अलावा अगर कोई और है तो उसके घटक को हम क्या मान लिए A, उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, उस विलेय के घटक को हम क्या मान लिए B। अगर A को जो घटक A है उसका आप उसमें डाले कितना है, विलयन में डाले कितना है, तो विलयन में हम पता किए कि इसका WA ग्राम घुला हुआ है, और विलेय कितना डाले हैं मतलब घटक B को, तो हम मान लिए कि उसका WB ग्राम घुला हुआ है, ठीक है। ऐसा बात क्लियर होते जा रहा है। अब देखिएगा कि इसका जो घटक A का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम मान लेते हैं MA, तो घटक B का भी मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा MB हो जाएगा। ये बात क्लियर है। मोलों की संख्या देखिए, मोलों की संख्या देखिए, तो मोलों की संख्या अगर आप देखेंगे तो घटक A की मोलों की संख्या होता है दिया गया भार बटे अणु भार। तो घटक A का जो दिया गया भार है वो क्या है WA, और उसका अणु भार जो है वो क्या है MA। इसी प्रकार घटक B के मोलों की संख्या निकालेंगे तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं NB से। उसका जो दिया गया भार है वो कितना है WB, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अणु भार है वो कितना है MB है। तो हम दोनों घटकों के मोल प्रभाज को क्या मोलों की संख्या को क्या किए
गणितीय स्वरूप में यहाँ ले आए। आगे देखिए इसका, जब आगे देखेंगे तो देखिएगा कि अब जो अगर आप घटक, जैसे देखिए आप अब मोल प्रभाज घटक ए का निकालिए या घटक बी का निकालिए। अगर घटक ए का मोल प्रभाज निकालते हैं तो यहाँ आपको XA लिखना पड़ेगा और इसकी मोलों की संख्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, और नीचे कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन में विलायक की भी मोलों की संख्या और विलेय के भी मोलों की संख्या। तो विलायक की मोलों की संख्या Na अर्थात घटक ए की मोलों की संख्या प्लस घटक बी की मोलों की संख्या मतलब XB। इसी प्रकार जब आप घटक बी के मोल प्रभाज का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये XB हो जाएगा। ठीक है, जब XB हो जाएगा तो घटक बी के मोलों की संख्या, तो घटक बी के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, घटक बी के मोलों की संख्या देखिए, घटक बी के मोलों की संख्या है NB और उसके बट्टे में क्या हो जाएगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, Na प्लस NB हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कि आप जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो फार्मूला बनाए हैं P0A माइनस PA बटे क्या लिखे हैं, P0A बराबर क्या लिखे हैं बच्चों, XB लिखे हैं और XB का फार्मूला आपको यहां से मिल जा रहा है। तो इस फार्मूले में XB के वैल्यू को पुट किया जा सकता है, तो हम कर देते हैं P0A माइनस PA बटे क्या हो जाएगा, P0A बराबर क्या हो जाएगा XB, और XB का वैल्यू क्या है, NB बटे Na प्लस क्या है बच्चों, NB है। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसमें और आपको सरल होते जाएगा, बढ़िया से देखते जाओ, थोड़ा सा देख भी लो, है ना, इधर गौर से देखो, टिफिन खाना शुरू कर देते हो तुम लोग। तो यहाँ पर देखना ये जो है P0A माइनस PA बटे क्या हो जाएगा, P0A, और देखना बच्चों यहाँ पास क्या हो जाएगा, NB का जो वैल्यू है वो क्या है, पढ़ के आए हो ना, WB बटे क्या पढ़ के आए हो, MB, फिर यहाँ है WNA और उसका वैल्यू पढ़ के आए हो WA बटे क्या पढ़ के आए हो, MA प्लस NB, और यहाँ पास क्या हो जाएगा WB बटे क्या हो जाएगा, MB। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि WA बटे MA ग्रेटर देन WB बटे क्या हो जाएगा, MB। मतलब WA बटे MA का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, किससे, WB बटे MB से, मतलब अवास्तविक विलेय जो है कम मात्रा में है। तो यहाँ पास से इस वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। तब जो आगे फार्मूला आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, P0A माइनस PA बटे P0A और आपका ऊपर हो जाएगा WB बटे MB और नीचे हो जाएगा WA बटे क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा ना ये। अब ये वाला जो आप तीसरी या चौथी में पढ़े हैं, ठीक है, तीसरी या चौथी में पढ़े हैं, याद है कि नहीं, होगा याद, है ना, इसको कौन सा भिन्न बोलते हैं, कौन सा भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। कौन सा भिन्न बोलते हैं, तो इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो आगे क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA बटे क्या हो जाएगा, P0A, और ये है आपका WB, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया MA, और नीचे है आपका MB, और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका WA। तो इस सूत्र की सहायता से, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से आप किसी अवास्तविक विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। थोड़ा सा फार्मूला के आगे आप बढ़ेंगे तो ये MB का वैल्यू निकालना है, तो MB को आप अपने जगह लाइए, यहाँ पास इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पास है आपका WB इंटू MA है, इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा P0A, यहाँ आपने WA को छोड़ दिया है और इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा P0A माइनस PA। ये हो गया फाइनल सूत्र अवास्तविक विलेय के आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने के लिए, अर्थात बड़ी सरलता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से किसी भी अवास्तविक विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा तीसरा अणु संख्या गुणधर्म भी कंप्लीट हुआ है। एक इससे हम आंकिक प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न को देखिएगा, दिख रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 298 केल्विन के तापमान पर जल का जो वाष्प दाब है 23.75 मिलीमीटर मर्क्यूरेट है। ठीक है, इस ताप क्रम पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। है ना, क्वेश्चन देखने में शुरुआत में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन चूंकि हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं इसलिए और ज्यादा कठिन लगता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या दिया है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन दिया है और 298 केल्विन ताप जो है, फार्मूला को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट दिया है, उसमें आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो जो हमारा फार्मूला था P0A माइनस PA बटे P0A बराबर क्या था, WB बटे MB बटे WA बटे MA था, जिसको हम ऐसे भी कर लिए थे मिश्र भिन्न को, WB MB और इसका गुणा यहाँ कर दिए थे, ये क्या हो गया था MA और यहाँ पास आपका क्या बच जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये WA, यही था ना। अब यहाँ पास देखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब क्या, घटक A का वाष्प दाब, क्योंकि विलय का तो कोई वाष्प दाब है नहीं, जो विलायक का वाष्प दाब है वही किसका वाष्प दाब है, विलयन का, क्योंकि विलय क्या है, अवाष्पशील है। तो और जो इसका वैल्यू है उसको देखते जाइए, P0A जो है आपका दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं इस फार्मूला में कहीं टेम्परेचर है, नहीं है, ये जो है टेम्परेचर नहीं है, ये तो आपका कमरे का तापमान है। कमरे का तापमान आप कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो यही वैल्यू क्या है, 298 केल्विन के रूप में आता है। तो वो जो है स्टैंडर्ड वैल्यू पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो P0A जो दिया है 23 दशमलव कितना दिया हुआ है, 75 दिया है। यहाँ पास क्या बोल रहा है, किसका मात्रा बोल रहा है, 5% यूरिया का मात्रा है। तो ये मानिए कि यूरिया का जो फार्मूला है वो आपके लिए ज्यादा सहूलियत करेगा, NH2CO NH2। ठीक है, इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, निकालने बताए हैं कि नाइट्रोजन का ये 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुणे 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ये 2, इसको टोटल जोड़ते हैं तो 60 आता है। तो इसका जो मात्रा दिया है 5% दिया है। तो विलयन बनाने के लिए कितने घटक का होना जरूरी है, कम से कम 2 घटक। तो जो पहला घटक है वो क्या है, पानी है ना। तो जब घटक बी जो है 5% है तो घटक ए कितना होगा, 95% होगा। अगर हम ये कहें कि इसमें तो ग्राम में या किलोग्राम में कोई मात्रा दिया नहीं है, अगर हम सीधे सीधे कहेंगे कि 100 ग्राम ही है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 95 ग्राम हो जाएगा। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है, लेकिन जो जल का मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी आप निकाल सकते हैं, 1 गुणे 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। यहाँ घटक ए क्या है, पानी है, और घटक बी क्या है, यूरिया है। अब यहाँ पास क्या कीजिए, वैल्यू को रखते जाइए। तो आप यहाँ देखेंगे कि P0A का वैल्यू दिया है 23.75 दिया है, माइनस क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। P0A का वैल्यू 23 दशमलव क्या दिया है, 75 दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पास अब देखते आइए, बराबर में क्या है, WB मतलब विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा आप कितना निकाले हैं बच्चों, 5 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ क्या है, MA है। MA मतलब घटक ए का अणु भार, तो घटक ए क्या है, जल है, तो उसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए MB है, मतलब घटक बी का अणु भार, घटक बी क्या है यहाँ, यूरिया है, जिसका अणु भार कितना निकाले हैं आप, 60 निकाले हैं, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब WA है, मतलब विलायक का मात्रा, तो विलायक का मात्रा कितना है, 95 ग्राम है, हम निकाल लिए हैं। तो ये क्या हो गया आपका 95 ग्राम। जो सरल तरीके से कटता है उसको पहले आप लोग काटिए। तो आप 5 का टेबल 12 बार पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 60 आता है। अब देखिए इवन नंबर ये भी है, सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, तो कोई भी सम संख्या से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूना
12 और ये क्या हो जाएगा 6 तिया 18। अब देखिएगा कि ये 3 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तब आगे हल कीजिए, आगे हल करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो यहाँ पास है आपका 23.75 माइनस क्या है बच्चों, ये पीए है। उसके बाद देखना इसका गुड़ा तिर्यक गुड़ा यहाँ हो जाएगा, तो ये गुड़ा आ जाएगा, ये वाला 23.75 का होगा ना, 23.75 और इसके गुड़ा में सिर्फ एक डिजिट बचा है, वो कितना है 3 है। नीचे जो गुड़ा है वो 2 और इंटू 95 है, 2 गुड़े क्या है 95 है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे आप, इसको गुड़ा करके जब हल करेंगे तो लगभग 0.375 आता है। तो जब ये यहाँ बच गया 23.75 माइनस पी ए और इक्वल में यहाँ ये आ जा रहा है 0.375। अब इसको क्या कीजिए पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जा रहा है 23.75, इस माइनस पी ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पी ए हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -375 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो घटा सकते हैं आप, घटा के दिखाएं 23.75, ये पॉइंट को यहीं नीचे रखिए, ये 375 को यहाँ लाइए, इसको 0 कीजिए तो 5 बच जाएगा। ये कितना हो गया था 4 हो गया था ना, तो 4 में से अब यहाँ से लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये कितना हो गया है 6 हो गया है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 23.75 जो है 23.375 क्या आ जाएगा विलियन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा वाष्प दाब का। तो आप देख रहे हैं इसी को तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं कि पहले विलायक का वाष्प दाब कितना था 23.75, जब अवाष्पित विलेय डाल दिया गया तो कितना हो गया 23.375। ये जो कमी आ रहा है यही क्या है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। और ऐसे आपके न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब अणुसंख्यक गुणधर्म का चौथा पॉइंट हमारा बचता है, वो है परासरण दाब, जो कल के वीडियो में उसको रिकवर करेंगे। धन्यवाद।